हेलो मेरे प्यारे और ना प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम पिछले लेक्चर में सीरीज पढ़ चुके थे सभी सीरीज़ों के बारे में, व्यक्तिगत सीरीज, खंडित सीरीज और सतत सीरीज, यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूड सीरीज। इन सीरीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे और हमने आपको पिछली क्लास में बोला था कि इन क्लासों के अब हम एक एक सीरीज में हम सभी विभिन्न जो हमारे माध्य माध्यिका बहुलक हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज हम अध्ययन किन के बारे में करने वाले हैं, तो उनके बारे में पहले तो हम नाम लिखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं माध्य। नंबर एक पर रहेगा माध्य, फिर रहेगी माध्यिका। नंबर 3 पर जो होगा वो होगा बहुलक। नंबर 4 पर जो होगा वो होगा परिसर, भी इसको कहा जाता है, और परास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परास। इसके बाद अगला जो होगा वो होगा हमारा माध्य विचलन। इसके बाद होगा मानक विचलन। इसके बाद होगा प्रसरण और इसके बाद होगा विचलन गुणांक। इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं सीरीज को जिसका नाम है व्यक्तिगत सीरीज। कौन सा नाम है? व्यक्तिगत सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में इन सब चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो व्यक्तिगत सीरीज क्या होती है? जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं प्यारे बच्चों के, व्यक्तिगत सीरीज में आंकड़ों की पुनरावृत्ति या बारंबारता नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है आंकड़ों के। इन्हें हम इंग्लिश में प्यारे बच्चों मीन, मीडियन, इसे हम मोड, इसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इसे हम माध्य विचलन को मीन डेविएशन, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे हम कहते हैं प्रसरण, या फिर जो भी हमें याद नहीं आ रहा, अभी बताएंगे हम आपको। और इसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन। कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन प्रसरण को हम आपको बताएंगे थोड़ी देर से। तो इनके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो व्यक्तिगत सीरीज हम कोई यहाँ पे लिखते हैं जिसमें आंकड़ों की आवृत्ति नहीं होती है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 6, फिर लिखा हुआ है 7, फिर लिखा कुछ भी लिख दिया 9, फिर लिख दिया हमने 10, फिर लिख दिया हमने 13, और लिख दिया यहाँ पे कुछ भी 15, ये लिखा हुआ है। तो इनका मुझे ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, याद रखना है, ज्ञात करना है मुझे। सबसे पहले आते हैं माध्य पर। तो माध्य के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। माध्य के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सभी आंकड़ों का योग। सभी आंकड़ों का योग। इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है प्यारे बच्चों। सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। याद रखना, इनमें भैया थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे इस चीज़ को, बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी लग रहा होगा कि आपको माध्य क्या है, माध्य विचलन क्या है, सभी के बारे में हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं माध्य को। तो माध्य में हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सभी आंकड़ों का योग। तो इनको ऐड करेंगे तो 6 + 7 प्लस में 9 प्लस में 10 प्लस में 13 प्लस में 15, और डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है? किससे डिवाइड करेंगे? सभी आंकड़ों की संख्या से। तो 1 2 3 4 5 और 6 से डिवाइड करेंगे। तो पहले तो इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर देखते हैं कितना आता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 और 13 28 और 10 38 38 38 और 9 कितना हो जाएगा? 47। 47 और 7 कितना होगा? 54। 54 और 6 कितना होगा? 60।
60 में मुझे किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों 10 जो आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा, माध्य। क्या नाम होगा इसका, माध्य। और माध्य को प्यारे बच्चों x बार से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये जो आज का लेक्चर है संविदा के लिए या फिर वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी ये चीज़ें जो हैं यहाँ से यहाँ तक तो संविदा में पूछी जाती हैं, लेकिन मैंने किसी भी एग्जाम में इन चीज़ों के बारे में नहीं देखा है। तो इन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा रेलवे में और एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा रेलवे एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, कई बार कांस्टेबल में पूछ लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलवे में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। माध्य विचलन पूछा है, मानक विचलन पूछता है, प्रसरण पूछता है और विचलन गुणांक पूछता है। तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो माध्य के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब आते हैं माध्यिका के ऊपर। तो माध्यिका भैया हमने आपको बता दिया था, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है हमने आपको वो भी बताया था। और सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि आंकड़ों के जो मध्य में पाया जाता है वो माध्यिका कहलाती है। आंकड़ों का मध्य पद, आंकड़ों का मध्य पद, आंकड़ों का मध्य पद माध्यिका कहलाती है। आंकड़ों का मध्य पद क्या कहलाती है, माध्यिका। अब मध्य पद में या तो प्यारे बच्चों आपको 1 मिल जाएगा या फिर आपको 1 से अधिक यानी 2 मिलेंगे। या तो आपको 1 मिलेगा, अगर विषम आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो 1 मिल जाएगा, लेकिन अगर आंकड़ों की संख्या विषम ना होकर के सम होगी तो बीच में 2 मिलेंगे आपको। तो यहाँ देखें, अगर इस तरीके से लिखा गया 1 2 3 4 5, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि माध्यिका में क्रम की आवश्यकता होती है। तो आंकड़ों को पहले क्रम में लगाना होता है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो आंकड़े दिए गए ना, हम जो हमने लिए हैं आंकड़े, वो पहले से ही क्रम में लिखे हुए हैं, तो इनको हम क्रम में फिर नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं अब हमें क्या करना है कि मध्य पद कौन है। तो आप कहेंगे सर मध्य पद ना तो 10 है। अगर हम 10 को मध्य पद मानते हैं तो मध्य पद वो कहलाता है जिसके दाएं और बाएं लिखे हुए आंकड़ों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। तो इस आंकड़े के इस तरफ 2 आंकड़े हैं और इसके तरफ 3 आंकड़े हैं, तो ये मध्य में नहीं कहलाएगा। अगर हम 9 को मध्य में मानते हैं तो इस तरफ अब 3 हो जाएंगे, इस तरफ 2 हो जाएंगे, तो नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास बीच में 2 आ जाते हैं तो ये दोनों के दोनों पद मध्य में कहलाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करके यानी 9 प्लस में 10 और क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 19/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9.5। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा किसका, माध्यिका का। अब आते हैं बहुलक के बारे में। तो बहुलक के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो बहुलक भैया क्या कहलाता है। बहुलक के बारे में सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला पद, सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला पद हम यहाँ पे लिखे भी देते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद, सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद बहुलक कहलाता है। लेकिन याद रखना बहुलक की परिभाषा क्या है, सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत सीरीज को देखें तो व्यक्तिगत सीरीज क्या कहती है कि किसी भी पद की कोई बारंबारता या फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि व्यक्तिगत सीरीज की जो परिभाषा है और बहुलक की जो परिभाषा है जस्ट अपोजिट है। तो इसलिए व्यक्तिगत सीरीज का बहुलक ज्ञात नहीं किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि व्यक्तिगत सीरीज का बहुलक, यहाँ पे लिख देंगे कि व्यक्तिगत सीरीज का, व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक ज्ञात नहीं किया जाता है, ज्ञात नहीं किया जाता है। समझिए मेरी बात को, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं। व्यक्तिगत सीरीज क्या कहती है कि किसी भी आंकड़े की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन अब बहुलक ये कहता है कि जिसकी या जिस आंकड़े की सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति होगी, जिस चर की, जिस पद की सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगी, वो बहुलक कहलाता है। तो भैया इन दोनों की परिभाषाएं एक दूसरे का विरोध करती हैं, इसलिए इसमें बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पद है वो क्या है, रेंज यानी परास। अब हम चलते हैं परास पर, तो हम निकाल के दिखाते हैं परास। परास को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज कैसे निकाली जाती है, याद रखना, अगर मुझे परास निकालनी है तो याद रखना सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा पद माइनस छोटा पद। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बड़ा पद माइनस छोटा पद। तो बड़ा पद बताएं कौन सा है भैया,
तो आप कहेंगे सर कि बड़ा अगर हम पद की बात अगर हम करें तो सबसे बड़ा पद इसमें कौन हो गए हैं भैया प्यारे बच्चों 15 है, और सबसे छोटा जो पद है वो कौन है 6 है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी 15 में से 6 चला जाएगा तो रेंज कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में, बहुलक के बारे में और किसके बारे में, परास के बारे में। भैया परास इतना ही है। अब आते हैं प्यारे बच्चों माध्य परास के बाद आते हैं माध्य विचलन पर। माध्य विचलन क्या कहता है, माध्य से जो राशियां जितनी विचलित हुई हैं, विचलित का तात्पर्य है आगे होना पीछे होना, हम उनका टोटल सम करते हैं। याद रखना, तो हम क्या करेंगे, हम निकालने वाले हैं यहाँ पर माध्य विचलन। कैसे ज्ञात करते हैं माध्य विचलन, इसको हम क्या कहते हैं, मीन डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन डेविएशन कहते हैं माध्य विचलन के। तो माध्य विचलन क्या है इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो माध्य विचलन की अगर हम बात करें तो माध्य विचलन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि माध्य विचलन में माध्य शब्द का यूज किया गया है, तो माध्य निकालना आवश्यक है। इसके लिए माध्य निकालना आवश्यक है, तो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। इसका माध्य कितना है 10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि माध्य हमारे पास दिया गया है कितना है, नहीं दिया गया तो हम उसको निकालेंगे, कितना है 10, हमने निकाल लिया है पहले से। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं माध्य विचलन। अब मुझे ये देखना है कि ये माध्य से ये सारी की सारी जो राशियां हैं वो कितनी विचलित हुई हैं, याद रखना। तो हमने देखा, अब आप एक काम कर सकते हैं, हमने देखा हमें विचलन देखना है। भैया विचलन, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी परिवर्तन जो होता है ना, परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और परिवर्तन नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें केवल परिवर्तन देखना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम 10 में से 6 को घटाएं या 6 में से 10 को घटाएं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सीधी बात पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, यानी बड़े नंबर में से छोटे वाले को घटाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि माध्य से सभी को देखना है हमें कि माध्य से कितनी विचलित हुई है। तो आप देखेंगे 10 से कितनी विचलित है 6, तो आप कहेंगे सर 4। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 10 से ये 7 कितना विचलित है, तो आप कहेंगे सर 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। फिर प्लस में देखेंगे कि 10 से ये 9 कितना विचलित है, तो आप कहेंगे सर 1 लिख दिया। फिर 10 से ये 10 कितना विचलित है, आप कहेंगे 0, तो 0 लिख दिया। 10 से 13 कितना विचलित है, तो आप कहेंगे सर 3, ये लिख दिया हमने। फिर 10 से 15 कितना विचलित है, तो आप कहेंगे सर 5, ये लिख दिया। और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ टोटल, यानी 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6। तो इससे जो प्राप्त होगा, इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें माध्य विचलन प्राप्त हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे, 5 3 8 0 8 और 1 9 9 3 कितना हो जाएगा 12 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 16 अपॉन में 6, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 16 अपॉन 6, सॉरी 16 अपॉन में 6, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 8 अपॉन में 3, या लिख दूंगा इसको 2.66। ये इस तरीके का ये क्या आ जाएगा, हमारे पास माध्य विचलन आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब चलते हैं, अब बताते हैं आपको मानक विचलन। मानक विचलन क्या कहलाता है, मानक विचलन की अगर हम बात करें, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये भी माध्य से ही आता है, तो इसके लिए भी हमें माध्य की आवश्यकता होती है। अब देखना, इन दोनों में अंतर करके चलना। माध्य कितना है हमारे पास 10। अब मुझे ये पता करना है कि दोनों, फिर से इसमें जो हमने किया था इसमें भी वही करना है कि माध्य से सारी राशियां कितनी विचलित हैं। तो आप कहेंगे सर माध्य से कितनी विचलित है, अब आप कहेंगे सर 4, तो यहाँ पर 4 लिखना है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर हमने देखा माध्य से ये कितनी विचलित है, आप कहेंगे सर 3, फिर हमने यहाँ पर लिखा +3 और 3 का स्क्वायर। फिर प्लस में माध्य से ये कितना विचलित है, आप कहेंगे सर 1, तो 1 का स्क्वायर किया। फिर प्लस में माध्य से ये कितना विचलित है 0, तो आप 0 का स्क्वायर करेंगे। फिर माध्य से ये कितना विचलित है, तो 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। फिर माध्य से ये कितना विचलित है, आप कहेंगे सर 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। अपॉन में यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ टोटल 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे और क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट। इससे क्या प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, मानक विचलन इससे प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 16, 3 का कितना हो जाएगा 9, 1 का 1, 0 का 0, फिर 3 का 9 और 5 का कितना हो जाएगा 25। इनको हमने जोड़ा तो 25 और 9 34, 34 फिर 0 34 और 1 35, 35 और 9 44, 44 और 16 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 60। और 60 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। याद रखना ये सारी संख्याएं रूट में चल रही हैं, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। इसका मैं जब वर्गमूल निकालूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 पॉइंट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों
लगभग 3.1 के समथिंग आ जाएगा। तो ये हमने आंसर लिख दिया है कि 3.1 इसका आंसर होगा। ये क्या होगा, ये मानक विचलन है और ये क्या है, माध्य विचलन है। माध्य विचलन में आंकड़ों को केवल हमें देखना पड़ता है कि सारे आंकड़े कितने कितने विचलित हुए हैं, तो सभी को ऐड करके नंबर ऑफ टोटल से डिवाइड करेंगे। जबकि मानक विचलन में हमें ये देख करके ये देखना है कि कितने वो विचलित हुए हैं, उनका स्क्वायर करना है और स्क्वायर का जो सम नंबर ऑफ टोटल से डिवाइड करके रूट निकाल देना है। वो क्या कहलाता है, मानक विचलन कहलाएगा। समझ पा रहे हैं। अब आगे निकालना है आपको प्रसरण। तो प्रसरण के बारे में अगर हम आपसे कहें तो एक फॉर्मूला प्रचलित है प्रसरण के बारे में, वो मैं आपको बता दूं। तो अगर हम किसी के बारे में अगर मुझे लिखना हो, प्रसरण के बारे में लिखना है, तो प्रसरण का एक फॉर्मूला, तो फिलहाल आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास लिखने की जगह नहीं है। तो हम इसको मिटाने के बाद फिर हम प्रसरण या विचरण बताते हैं। तो फिलहाल इसको आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलते हैं हम आगे और आगे की सीरीज को बढ़ाते हैं। चलिए, तो हमने देखा हमारे पास जो अगला है या अगली हेडिंग जो हमारे पास है वो है प्रसरण। तो प्रसरण के बारे में बताने के लिए हम इन दो चीज़, चलिए नहीं मिटाते हैं, तो यहाँ पर हम बताते हैं। फिलहाल प्रसरण के बारे में एक फॉर्मूला और होता है। प्रसरण के बारे में ये होता है, प्रसरण इज इक्वल टू होता है, प्रसरण इज इक्वल टू होता है मानक विचलन का, मानक विचलन का अगर आप वर्ग कर दें, मानक विचलन का अगर आप वर्ग कर दें तो क्या आ जाएगा, प्रसरण आ जाएगा। तो मानक विचलन कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें, इसको रख दीजिए कितना है। अब आप कहेंगे सर √10 है मानक विचलन, तो हमने √10 कर दिया, उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो प्रसरण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो प्रसरण हमारे पास ज्ञात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रसरण आ जाएगा 10। ये होता है प्रसरण। प्रसरण का फॉर्मूला होता है मानक विचलन निकालें, मानक विचलन का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रसरण आ जाएगा। प्यारे बच्चों, कितनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं प्यारे बच्चों। ये जो 4 चीजें हैं, किसी भी रेलवे के एग्जाम में निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक पूछा जाता है, ये 100% भैया तय है। और अगर आप किसी भी राज्य की टीईटी के एग्जाम के देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये 4 चीजें आप याद रख लीजिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास और परिसर। इन तीनों चीज़ों को याद रख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अब हम जो लास्ट है हमारे पास वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। विचलन गुणांक क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है विचलन गुणांक, क्या होता है, इसे हम कहते हैं विचलन गुणांक। इसे हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, क्या, कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन। तो विचलन गुणांक की अगर बात करें तो विचलन गुणांक का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन बटे में माध्य, बटे में माध्य और गुणा में क्या होता है 100। तो मानक विचलन की अगर हम बात करें तो मानक विचलन हमें याद रखना होगा। तो मानक विचलन हमारे पास कितना है 3.1, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3.1। माध्य कितना है प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर माध्य इसका निकला था 10, हमने लिख दिया 10। और गुणा में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 100। याद रखना एक परसेंटेज में होता है, तो हमने यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा और एक 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 31%। तो कॉफिशिएंट ऑफ क्या, डेविएशन कितना हो जाएगा 31%, ये आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने व्यक्तिगत सीरीज में ये 8 चीज़ों को आपको समझाया है। कितनी आपको समझ में आई हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और अगली क्लास में हम इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर करेंगे, मानक विचलन से संबंधित, प्रसरण से संबंधित, माध्य विचलन से संबंधित या प्रसरण से संबंधित, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, इन सभी चीज़ों से संबंधित हम कल की क्लास में प्रश्न जरूर करने वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे अपन लोग, अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, व्यक्तिगत सीरीज में ये सभी चीजों को ज्ञात करना। अभी इन सभी चीजों को खंडित श्रेणी में भी हम पढ़ने वाले हैं। किसमें, खंडित श्रेणी में, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और इन्हीं सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं किसमें, सतत श्रेणी में भी इन सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो कैसी लगी आज की क्लास, आप फिलहाल इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, ताकि वो चीज़ें आपके पास हमेशा बनी रहें। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि यदि आप हमसे पढ़ने के लिए बैठे हैं, यदि आपको हमारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया करें भैया। फ्री में वीडियो को मत देखा करें।
जितना आपका बनता है उतना आप करते चलें। तो आज की क्लास कैसी रही है, इसका अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें कमेंट के माध्यम से। और कल की क्लास में पढ़ेंगे अपन लोग सतत श्रेणी से संबंधित ढेर सारी जानकारी। इन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं सतत श्रेणी में। तो सतत श्रेणी या फिर अगला जो वीडियो मिलेगा आपको, हो सकता है सतत वीडियो का हम पोस्ट करें आप सबके लिए, फिर क्वेश्चन करवाएं। तो देखते हैं कल अगला जो वीडियो होगा लगभग संभवतः सतत श्रेणी पर आधारित होगा। तो सतत श्रेणी में एक साथ क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, सभी सीरीज़ों के क्वेश्चन पहले हम आपको बेसिक बता दें, इसके बाद में हम आपको क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे। तो कैसी लगी ये सीरीज़, आप अपने अनुभव हमें ज़रूर साझा करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।